हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ कोलाइड्स। ठीक है, तो कोलाइड्स जो होता है उसको सबसे पहली बार किसने बताया था? थॉमस ग्राहम ने। थॉमस ग्राहम ने इन 1861 में। थॉमस ग्राहम एक्चुअली वर्क कर रहे थे, ही वॉज वर्किंग ऑन फिल्टरेशन टेक्निक। अब फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, फिल्ट्रेशन का मतलब किसी चीज़ को सेपरेट करना है। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन कैसे करवाएंगे हम, ज़रा देखिए। अब देखो, इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने एक फ़िल्टर पेपर लिया, नॉर्मल फ़िल्टर पेपर, इसको मैं कहता हूँ नॉर्मल फ़िल्टर पेपर। अब नॉर्मल फ़िल्टर पेपर की खास बात क्या होती है कि इसके जो पोर साइज़ होते हैं, जो पार्टिकल साइज़ हैं, जो इनके पोर्स हैं, ये पोर साइज़ जो हैं दैट इज़ इन अराउंड 10⁻⁻⁶ मीटर, जिसको हम बोलते हैं 1 माइक्रोन, म्यू से शो करते हैं इसको। अब ये जो नॉर्मल फ़िल्टर पेपर है, इसके अंदर इन्होंने मिलाया नाइट्रोसेलुलोज प्लस इथाइल अल्कोहल। ठीक है, इथाइल अल्कोहल। अब इसका सॉल्यूशन लिया। इसका सॉल्यूशन लेने पर क्या हुआ कि ये जो फ़िल्टर पेपर था, ये फ़िल्टर पेपर जो नॉर्मल फ़िल्टर पेपर था वो अल्ट्रा फ़िल्टर पेपर में कन्वर्ट हो गया। कैसे कि देखिए बेटा, ये जो सेलुलोज है, जैसे हम क्या करते हैं, शहद लेते हैं और उसके अंदर कोई कपड़ा डुबा देते हैं। जो कपड़ा होता है उसके पार्टिकल साइज़, जो उसके पोर्स होते हैं वो ऐसा होता है कुछ। ठीक है, अब उसको शहद में डुबाएंगे तो क्या करेगा, शहद जो होता है, जो हनी होता है, वो इसके यहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है। तो इसका जो पोर साइज़ था, जो पोर का साइज़ था, पोर साइज़ वो रिड्यूस्ड हो गया। तो सेम ऐसा यहाँ पे हुआ। जो नाइट्रोसेलुलोज प्लस इथाइल अल्कोहल का हमने कॉम्बिनेशन लिया था, जब इसके अंदर इस फ़िल्टर पेपर को डुबाया, डिप किया गया, तो ये जो फ़िल्टर पेपर निकल के सामने आया, ये क्या बन गया? अल्ट्रा फ़िल्टर पेपर बन गया, अल्ट्रा फ़िल्टर पेपर। अब इसकी खास बात क्या है, इसका जो पोर साइज़ है वो रिड्यूस्ड हो गया। द पोर साइज़ इज़ रिड्यूस्ड, पोर साइज़ कम हो गया। मतलब जो अब पहले बड़ी चीज़ निकल पा रही थी, अब इससे सिर्फ छोटी छोटी पार्टिकल्स ही निकल पाएंगे। और इसका पोर साइज़ रिड्यूस होकर 10⁻⁹ मीटर तक चला गया, जिसको हम बोलते हैं 1 नैनोमीटर। ठीक है, 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर। ऑलराइट, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि पोर साइज़ जो है, या फिर हम यहाँ कहेंगे कि पोर साइज़ रिड्यूस्ड हो गया, पोर साइज़ इज़ रिड्यूस्ड। ठीक है, बात समझ में आ गई बेटा आपको? तो इस तरह से इन्होंने काम किया। तो इन्होंने क्या किया, थॉमस ग्राहम ने पूरे सब्सटेंस को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। सब्सटेंस को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। किस किस कैटेगरी में? एक तो इन्होंने कहा क्रिस्टलॉइड और दूसरा इन्होंने कहा कोलाइड्स। अब क्रिस्टलॉइड कौन से थे और कोलाइड कौन से थे, ज़रा बात को समझना। क्रिस्टलॉइड्स वो पार्टिकल थे जिसके अंदर जो नॉर्मल फ़िल्टर पेपर और अल्ट्रा फ़िल्टर पेपर दोनों से पास हो गए। मतलब मैंने कोई सॉल्यूशन लिया, अब सॉल्यूशन लिया तो इसमें 2 चीज़ें होंगी बेटा, सॉल्वेंट भी होगा, सॉल्यूट भी होगा। अगर सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मेरे को अलग करना है तो मेरे को कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो एक को जाने दे और एक को रोक ले, यही होना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, कुछ उल्टा हो गया। जब क्रिस्टलॉइड्स की बात की गई तो दोनों का सॉल्यूशन लिया। जैसे कि मैंने मान लो कि NaCl लिया प्लस वाटर लिया और इसको इसमें से पास करने की कोशिश की। ठीक, तो मैंने देखा कि नॉर्मल फ़िल्टर पेपर से तो दोनों के दोनों पार हो गए और अल्ट्रा फ़िल्टर पेपर से भी दोनों के दोनों पार हो गए, तो उनको कहा गया क्रिस्टलॉइड्स। ठीक है, तो सब्सटेंस which can pass through both filter paper, उसे हमने क्या नाम दिया? क्रिस्टलॉइड्स दिया। लेकिन कोलाइड क्या कहा गया? कोलाइड्स वो सब्सटेंस थे या वो आपके सॉल्यूट पार्टिकल्स थे जो अल्ट्रा फ़िल्टर पेपर से तो पास हो गए, नॉर्मल फ़िल्टर पेपर से तो पास हो गए, लेकिन अल्ट्रा फ़िल्टर पेपर से पास नहीं हो पाए। तो कोलाइड्स क्या हुए? ऐसे सब्सटेंस, द सब्सटेंस विच पास थ्रू नॉर्मल फ़िल्टर पेपर, मैं इसको NFP कह देता हूँ, बट फिल्टर्ड बाय अल्ट्रा फ़िल्टर पेपर, UFP कह देता हूँ इसको शॉर्ट में। ठीक है, अब ये जो कंसेप्ट है पहली बार थॉमस ग्राहम ने बताया, लेकिन यहाँ से अगर हम NaCl को वाटर में मिलाते तब तो क्रिस्टलॉइड की तरह काम कर रहा था, लेकिन अगर NaCl को मैं
बेंजीन में मिलाता हूँ तो वो कोलाइड की तरह काम कर रहा था। अगर मैं सॉल्यूट को चेंज कर देता हूँ, सॉल्वेंट को चेंज कर देता हूँ यहाँ पर, तो वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया, इसलिए थ्योरी फेल हो गई। लेकिन फर्स्ट टाइम आइडिया किसने दिया था? थॉमस ग्राहम ने दिया था। और ये याद रखना, जिस सॉल्यूशन में इसको मिलाते हैं, जिस सॉल्यूशन में इसको डिसॉल्व किया गया, इस सॉल्यूशन को कहा जाता है कोलाइडियंस। इन्हें क्या कहा गया? कोलाइडियंस। तो कोलाइडियंस वो सब्सटेंस होते हैं जो नॉर्मल फिल्टर पेपर को अल्ट्रा फिल्टर पेपर में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। बेटा बात आगे समझ में अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ तक ये कंसेप्ट था फर्स्ट। अब आती है इसकी डेफिनेशंस। हमें दो चीज़ पढ़नी है, डेफिनेशंस क्या होता है, इसकी क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं हम लोग। तो ज़रा देखते हैं। देखिए बेटा, कोलाइड्स को डिफाइन करने के लिए एक सबसे ईजी तरीका है, उस तरीके से हम इसको याद रखेंगे कि इसका डिफरेंशिएशन कैसे करवाते हैं। देखिए, तो कोलाइड्स को अगर आपको पढ़ना है तो हम इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं। पहले तो लिखते हैं प्रॉपर्टी, एक चार्ट के फॉर्म में याद रखेंगे, फिर लिखेंगे हम ट्रू सॉल्यूशन, फिर लिखेंगे हम कोलाइड्स, और फिर लिखेंगे हम सस्पेंशन, ठीक है। और इस फॉर्मेट में हम इसको याद रखेंगे। देखिए बेटा, पहला तो आता है नेचर वाइज। पहली प्रॉपर्टी है नेचर। ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? होमोजीनियस, होमोजीनियस होते हैं। जबकि कोलाइड के पार्टिकल कैसे होते हैं? हेट्रोजीनियस। और सस्पेंशन के भी हेट्रोजीनियस, ठीक है। तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है आपके सॉल्यूशंस को। पहला ट्रू सॉल्यूशंस है, देन कोलाइडल सॉल्यूशंस या कोलाइड्स कहा जाएगा, या फिर सस्पेंशन सॉल्यूशंस। कैसे पहचानेंगे इनको वो बातें की। दूसरी प्रॉपर्टी आती है पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज, ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन का मतलब नॉर्मल सॉल्यूशन जो हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को लेकर बनाया था, सिंपल सॉल्यूशंस, वही होते हैं ट्रू सॉल्यूशंस, ठीक है। तो जो ट्रू सॉल्यूशंस के पार्टिकल हैं वो बिलो 1 नैनोमीटर होंगे। अच्छा, एक बात और समझने वाली है कि बेटा यहाँ पे जब सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं हम कहीं पर भी, तो वहाँ पर दो चीज़ आएंगी, चाहे कोलाइडल की बात हो, चाहे ट्रू सॉल्यूशन या सस्पेंशन की बात हो, वहाँ पे होगा सॉल्वेंट और सॉल्यूट। तो बेटा सॉल्वेंट तो वाटर मान के चल लेते हैं हम, तो वाटर तो चाहे नॉर्मल फिल्टर पेपर हो या अल्ट्रा फिल्टर पेपर, दोनों से पास हो जाएगा। तो हम ये जो कैटेगरी डिवाइड कर रहे हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट डिवाइड कर रहे हैं। देखिए बेटा, ये फिल्टर पेपर मान लीजिए, ठीक है, ये फिल्टर पेपर है, ये इसके पार्टिकल साइज़ हैं, ये इसके पोर्स जो हैं ये पोर साइज़ हैं, दीज आर द पोर्स, और ये पोर के साइज़ हैं। अब इससे वाटर जो है वो 1 नैनोमीटर से भी छोटे पार्टिकल अगर पोर हो तो उससे भी पास हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इससे बड़े पार्टिकल्स हों तो वो वहीं पर रुक जाएंगे। तो अगर मैंने पानी और मिट्टी का मिक्सचर लिया तो पानी तो पास हो गया इससे, क्यों? क्योंकि पानी के पार्टिकल इस पोर के पार्टिकल से छोटे थे। लेकिन जो सॉल्यूट था, जो मिट्टी थी, ठीक है ना, वो मिट्टी इससे पार नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि मिट्टी के पार्टिकल इस पोर साइज से बड़े थे। तो ये जो कैटेगरी डिवाइड की गई है ये किसके बेसिस पे की गई है? ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट, कि सॉल्यूट का साइज़ क्या है उसके आधार पे बात की। सॉल्वेंट तो हमेशा पार होगा आपका। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये दिमाग में ये बात रखना। नाउ अब जरा आगे देखते हैं। तो पार्टिकल साइज़ जो होते हैं, पार्टिकल साइज़ किसका? सॉल्यूट का पार्टिकल साइज़। तो सॉल्यूट का पार्टिकल साइज़ जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो। सॉल्यूट पार्टिकल साइज़ जो है इसमें वो होंगे आपके बिलो 1 नैनोमीटर के। कोलाइडल पार्टिकल जो होंगे वो होंगे आपके 1 to 100 नैनोमीटर के। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछते हैं। और सस्पेंशन के पार्टिकल के जो पार्टिकल साइज़ होंगे वो होंगे अबव 100 नैनोमीटर, ठीक है। आपको एक बात याद रखनी है कि बेटा 1 नैनोमीटर जो होता है इट इज़ 10⁻⁹ मीटर होता है। ये बात याद रखिए। नाउ थर्ड आते हैं अपीरियंस वाइज। अपीरियंस कि दिखते कैसे हैं। जब सॉल्यूशन बन जाएगा तो ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होंगे वो हमेशा ट्रांसपेरेंट होंगे। कैसे होंगे? ट्रांसपेरेंट। कोलाइडल पार्टिकल्स जो होंगे वो कैसे होंगे? ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट का मतलब जैसे कि आप एक पॉलीथीन लीजिए और उस पर ऑयल लगा दो और ऑयल लगा के देखो तो धुंधला दिखाई देता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब आर पार दिखेगा और यहाँ धुंधला दिखाई देगा आपको। और सस्पेंशन के पार्टिकल जो होंगे वो कैसे होंगे? ओपेक, जैसे कि दीवार के आप आर पार नहीं देख पा रहे वैसे, ठीक है। फोर्थ, ठीक है, फिल्टरेबिलिटी की बात करते हैं, फिल्ट्रेशन, ठीक है, फिल्ट्रेशन की बात करें। ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स की अगर बात करें तो उसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों ही 1 नैनोमीटर से छोटे होते हैं, तो हमेशा पार हो जाएंगे, ठीक है। तो फिल्टर तो होगी नहीं, जब कोई चीज़ पार होगी तो फिल्टर हुआ ही नहीं। फिल्टर तो तब होता है जब एक रुक जाए और एक आपका पास ऑन हो जाए।
तो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल हैं ये डू नॉट फिल्टर बाय नॉर्मल फिल्टर पेपर नॉर बाय अल्ट्रा फिल्टर पेपर। ठीक है, अब कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं ये डू नॉट फिल्टर बाय नॉर्मल फिल्टर पेपर, क्योंकि पार्टिकल साइज इतने भी बड़े नहीं है कि पार ना हो पाए, इसलिए दोनों के दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों पार हो जाते हैं, बट कैन बी फिल्टर बाय अल्ट्रा फिल्टर पेपर। अल्ट्रा फिल्टर पेपर जो होते हैं उसके पार्टिकल्स जो पोर साइज़ होते हैं काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं, तो इस तरह के पार्टिकल्स वहाँ रुक जाएंगे, लेकिन सॉल्वेंट के पार्टिकल पास हो गए, तो एक रुक गया एक निकल गया, तो इसका मतलब फिल्ट्रेशन हुआ। सस्पेंशन के पार्टिकल्स जो होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं, इसलिए ऑलवेज बी फिल्टर बाय बोथ, ऑलवेज बी फिल्टर बाय बोथ फिल्टर पेपर। दोनों फिल्टर पेपर से फिल्टर हो गए, क्योंकि हर बार सॉल्यूट तो रुक जाएगा और सॉल्वेंट दोनों फिल्टर पेपर से पास हो जाएगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी की अगर बात करते हैं हम लोग, दैट इज सेटलिंग प्रॉपर्टी। सेटलिंग मतलब सेटल्ड होना। सेटल होने का मतलब जैसे पानी के अंदर पत्थर डाल दिया आपने, तो पानी के अंदर पत्थर डालेंगे तो पत्थर जो होता है वो काफ़ी भारी होता है, उसका साइज़ बड़ा होता है, उससे ग्रेविटी फोर्स लगेगा, ग्रेविटी फोर्स लगेगा तो नीचे जाके पानी के आराम से बैठ जाएगा, तो सेटल्ड हो गया। लेकिन अगर मैंने उसमें कोई गैस मिला दी, ठीक है, या फिर कोई बबल मिला दिया, सोचो जरा आप, तो वो या डस्ट पार्टिकल मिला दिया, तो वो डस्ट पार्टिकल बहुत ज़्यादा हल्का होता है, छोटा होता है, इस वजह से क्या होता है, रैंडम मोशन करेगा इधर उधर, वो कभी भी सेटल नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ गई? तो सेटलिंग प्रॉपर्टी की अगर बात करेंगे तो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल जो होते हैं वो नेवर बी सेटल्ड। नेवर बी सेटल्ड क्यों नहीं होते सेटल्ड? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं, इसलिए वो रैंडम मोशन करते रहते हैं आपके। बात समझ में आ गई? कोलाइडल पार्टिकल जो होते हैं दे ओनली बी सेटल्ड, only be settled by centrifugation method। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, ये सिर्फ सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के द्वारा ही सेटल हो पाएंगे। और सस्पेंशन के पार्टिकल जो होते हैं वो ऑलवेज सेटल्ड होते हैं, ऑलवेज सेटल्ड। गॉट इट? नाउ सिक्स्थ प्रॉपर्टी आती है, ये इंपॉर्टेंट है, स्टेबिलिटी की। अगर स्टेबिलिटी की बात करें बेटा, तो कौन ज़्यादा स्टेबल? देखो स्टेबल वो होते हैं जो आराम से जितने ज़्यादा छोटे पार्टिकल होते हैं ज़्यादा स्टेबल, क्योंकि वो आराम से सॉल्यूशन बना लेते हैं। तो यहाँ अगर बात करेंगे तो ट्रू सॉल्यूशन की जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर मोर स्टेबल, ये आराम से स्टेबल होते हैं, मोर स्टेबल एज द सॉल्यूट पार्टिकल। जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं फॉर्म सॉल्यूशन, वो आराम से सॉल्यूशन बना लेते हैं। कोलाइडल पार्टिकल भी स्टेबल होते हैं, लेकिन ट्रू सॉल्यूशन से कम स्टेबल होते हैं, दे आर लेस स्टेबल, लेस स्टेबल देन ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है? और सस्पेंशन पार्टिकल जो होते हैं नॉट स्टेबल, दे आर नॉट स्टेबल, वो तो सीधे के सीधे जाके सेटल्ड हो गए। सेटल्ड और स्टेबल में फ़र्क है। सेटल मतलब ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, स्टेबिलिटी का मतलब वो कितने अच्छे कंपाउंड बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, अब बेटा बात आती है डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन कैसे करें? तो अगर आपने ये चार्ट आपने लर्न कर लिया तो डेफिनेशन बहुत आसान होगी। कोलाइडल आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर हैविंग पार्टिकल साइज 1 to 100 नैनोमीटर एंड ट्रांसलूसेंट इन अपीयरेंस एंड डू नॉट बी फिल्टर बाय नॉर्मल फिल्टर पेपर बट कैन बी फिल्टर बाय अल्ट्रा फिल्टर पेपर एंड सेटल्ड ओनली बाय सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड्स एंड आर लेस स्टेबल देन द ट्रू सॉल्यूशंस आर कॉल्ड एज कोलाइडल सॉल्यूशंस। मतलब ये जो पॉइंट्स है इन्हीं को लिखना है आपको। ठीक है, तो मैं डेफिनेशन आपको एक बार लिखवा देता हूँ। ये आई होप आपने ये बात लिख ली होगी। तो चलो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए बेटा डिफाइन कैसे करने हैं। तो मैं यहाँ आपको लिख देता हूँ कि कोलाइडल क्या होते हैं सॉल्यूशंस और सस्पेंशन की डिफाइन कैसे करते हैं। तो बेटा देखो कोलाइड्स की डेफिनेशन क्या बनेगी, एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको ये याद रखनी है कोलाइड्स की। आप बोलोगे कोलाइड्स आर हेट्रोजीनियस substances या heterogeneous in nature having 1 to 100 nanometer in size and are translucent in appearance। कैसे होते हैं? ट्रांसलूसेंट अपीयरेंस के होते हैं। एंड
कैन बी फिल्टर बाय अल्ट्रा फिल्टर पेपर एंड सेटल्ड ओनली बाय centrifugation method and are less stable than true solutions are called as colloids। तो बेटा मैंने कोई नई चीज़ नहीं लिखी, मैंने सिर्फ यही पॉइंट्स को अरेंज किया है। उसी तरह से सस्पेंशन की डेफिनेशन बनानी तो कैसे बनाएंगे? सस्पेंशन आर हेट्रोजीनियस इन नेचर हैविंग पार्टिकल साइज अबव 100 नैनोमीटर एंड आर ओपेक, ठीक है, एंड आर ऑलवेज बी फिल्टर बाय अल्ट्रा फिल्टर पेपर एज वेल एज नॉर्मल फिल्टर पेपर एंड आर ऑलवेज सेटल्ड इन नेचर। दे आर नॉट स्टेबल एज कॉलाइड एंड ट्रू सॉल्यूशंस आर कॉल्ड एज सस्पेंशन। मतलब जब आप डेफिनेशन बनाओ तो ये 6 पॉइंट अगर आ रहे हैं तब जाके कंप्लीट डेफिनेशन बनेगी, अदरवाइज आपने 1-2 पॉइंट लिखा था वो अधूरी डेफिनेशन मानी जाएगी आपकी। कहानी समझ में आ गई बेटा? ठीक है, तो दिस इज़ द डेफिनेशंस ऑफ कोलाइड्स। तो हमने कोलाइड्स के बारे में ही बात की कि कोलाइड्स की बात करते हैं। अब जरा एक बात सोचिए, ये पेन है, ये पेन फिलहाल किस कैटेगरी में आएगा? सस्पेंशन की, क्योंकि इसका पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर 100 नैनोमीटर से काफ़ी बड़ा है। दिख रहा है भैया, तो दिख रहा है तो उसमें काफ़ी बड़ा है वो चीज़। लेकिन अगर इसको मैं पीस के इतना छोटा कर दूँ कि इसका पार्टिकल साइज 1 to 100 नैनोमीटर आ गया, तो ये क्या कहलाएगा? आपका कोलाइडल सॉल्यूशंस कहलाएगा। और अगर इससे भी ज़्यादा छोटा कर दिया तो क्या कहलाएगा? आपका ट्रू सॉल्यूशंस कहलाएगा। तो पार्टिकल्स के साइज़ के आधार पर आपने डिवाइड किया इन 3 कैटेगरीज को। बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है, अब आगे देखिए आप। अब आता है इनका कंपोनेंट्स ऑफ कोलाइड्स कि कोलाइड्स के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, किस तरह से कोलाइड के कंपोनेंट्स पे बात करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ कोलाइड्स, कंपोनेंट्स ऑफ कोलाइड्स। कंपोनेंट्स का मतलब है कि किससे मिलके बना है, ठीक है, राइट। सो कोलाइड्स जो होते हैं वो 2 चीज़ से मिलके बनते हैं। जैसे कि सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन किससे बनता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट से, है ना। तो कोलाइड की कैटेगरी में हम सॉल्यूट सॉल्वेंट शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, यहाँ कुछ और यूज़ करते हैं। यहाँ यूज़ करते हैं डिस्पर्जन फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, जिसको मैं डीएम कहूँगा, और डिस्पर्स्ड फेज, जिसको मैं डीपी कहूँगा। जो डिस्पर्जन मीडियम होता है ये लाइक सॉल्वेंट होगा, मतलब जिसमें मिला रहे थे, और जो डिस्पर्स फेज होगा वो होगा लाइक सॉल्यूट, जिसको मिला रहे थे भैया। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि डिस्पर्जन मीडियम का जो पार्टिकल साइज रहेगा, ठीक है, तो पार्टिकल साइज जो है इज बिलो 1 नैनोमीटर, ये बात याद रखनी है। और जो डिस्पर्स फेज होगा, जो इसका पार्टिकल साइज होगा इन बिटवीन 1 to 100 नैनोमीटर, मतलब कोलाइडल रेंज में आएगा, ठीक है। तो अगर मैं कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं? कोलाइडल सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं। तो कोलाइडल सॉल्यूशन में 2 चीज़ें होंगी बेटा, डिस्पर्जन मीडियम प्लस डिस्पर्स फेज। तो जो डिस्पर्जन मीडियम होगा वो तो कितना होगा? बिलो 1 नैनोमीटर साइज़ का होगा बेटा। और डिस्पर्स फेज जो होगा वो किस साइज़ का होगा? 1 to 100 नैनोमीटर पार्टिकल साइज़ का होगा। इन दोनों के द्वारा जो बना गया सॉल्यूशन होगा, इतने पार्टिकल का साइज़ का सॉल्यूशन लेंगे अगर हम लोग, तो वो सॉल्यूशन कहलाएगा कोलाइडल सॉल्यूशन। उसे हम कोलाइडल सॉल्यूशन कहेंगे या सिंपल कोलाइड्स कहेंगे। बात क्लियर होगी? समझ में आया? ट्रू सॉल्यूशन में क्या होता था? देखो, ट्रू सॉल्यूशन की बात करूँ मैं, ट्रू सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस और इसमें क्या डिफरेंस है? ट्रू सॉल्यूशन में हम लोग लेते थे सॉल्वेंट और सॉल्यूट। तो बेटा जो सॉल्वेंट लेते थे उसका पार्टिकल साइज क्या होता था? बिलो 1 नैनोमीटर होता था। लेकिन जो सॉल्यूट लेते थे उसका साइज क्या होता था? बिलो 1 नैनोमीटर होता था। तो डिफरेंस कहाँ आया? डिफरेंस आया डिस्पर्स फेज और सॉल्वेंट सॉल्यूट के अंदर। भैया सॉल्वेंट तो दोनों ही जगह पे 1 नैनोमीटर से छोटे पार्टिकल साइज के थे, लेकिन
जब ट्रू सॉल्यूशन की बात करेंगे तो इसके पार्टिकल साइज जो सॉल्यूट मानते थे हम लोग, और वो जो था वो 1 नैनोमीटर से छोटा था, लेकिन यहाँ पर 1 से बड़ा है, 1 to 100 नैनोमीटर के बीच में आ गया है। तो आई थिंक आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी बेटा, यहाँ तक इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं इसका क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। ठीक है, प्रॉपर्ली नोट डाउन करना और प्रॉपर्ली इसको अंडरस्टैंड करना। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। देखिए बेटा, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन किया जाता है इसको classification of colloids on the basis of disperse phase and dispersion medium। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में, थोड़ा ध्यान से समझिए इसमें। तो टोटल 9 तरह के कॉम्बिनेशंस बनते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका। पहले तो लेते हैं डिस्पर्जन फेज़। इसका पार्टिकल साइज़ कितना रखा जाएगा बेटा? डिस्पर्जन फेज़ होगा आपका 1 to 100 नैनोमीटर का। ठीक है, उसके बाद डिस्पर्जन मीडियम, जिसका पार्टिकल साइज़ कितना होगा? बिलो 1 नैनोमीटर का। मैं बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको बार बार ये चीज़ याद रहे। उसके बाद हम यहाँ बोलेंगे किस तरह का कोलाइड बना, यहाँ पे लिख देते हैं टाइप ऑफ कोलाइड बोल दें, दैट इज़ टाइप ऑफ कोलाइड क्या होगा वो। और लास्ट में लिखेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल्स, क्योंकि एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आएगा, तो ज़्यादा फोकस किस पर रखना है हमें? एग्जाम्पल्स पे ही रखना है। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट कैटेगरी आती है कि अगर हमारा डिस्पर्जन मीडियम क्या है? लिक्विड है भैया। अगर हमारा डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड है तो बेटा सॉलिड एंड लिक्विड हो सकता है, सेकंड लिक्विड एंड लिक्विड हो सकता है, थर्ड गैस एंड लिक्विड हो सकता है। अगर लिक्विड आपका मीडियम है, मीडियम अगर आपका लिक्विड है, तो इस तरह के कोलाइड को क्या कहा जाएगा? इस तरह के कोलाइड को कहेंगे हम लोग लिक्विड कोलाइड। इन्हें कहेंगे लिक्विड कोलाइड, ये बात याद रखना। ठीक, अब थोड़ी सी बात कि अगर सॉलिड को लिक्विड में मिला रहे हैं, अच्छा सॉलिड कितना साइज़ का? 1 to 100 नैनोमीटर के साइज़ का सॉलिड बनाइए और उसको 1 नैनोमीटर छोटे साइज़ के डिस्पर्जन मीडियम में डाल दीजिए और सॉल्यूशन तैयार कीजिए। तो इस तरह का सॉल्यूशन जो बनेगा उसे कहा जाता है सोल सॉल्यूशन, या सोल कोलाइड, इसे कहेंगे हम लोग सोल कोलाइड। ठीक है, एग्जांपल्स पे अभी बात करेंगे। लिक्विड टू लिक्विड का अगर बात करेंगे तो वही पार्टिकल साइज का ध्यान में रखते हुए इनको अगर मिलाएंगे तो ये कहलाता है इमल्शन। क्या कहलाएगा? इमल्शन कोलाइड। और अगर गैस टू लिक्विड में मिला रहे हैं तो ये कहलाता है फोम। ठीक है, फोम कोलाइड। तो इमल्शन कोलाइड, फोम कोलाइड, सोल कोलाइड, इस तरह के कोलाइड पे आ गए। फोर्थ कैटेगरी आ गई, डेट इज अगर सॉलिड हो तो सॉलिड, सॉलिड और सॉलिड हो तो। देखिए बेटा, सॉलिड को सॉलिड में मिलाएं, लिक्विड को सॉलिड में मिलाएं, या फिर गैस को सॉलिड में मिलाएं। तो अगर सॉलिड सॉलिड को मिला रहे हैं तो ये कहलाता है सॉलिड सोल कोलाइड, सॉलिड सोल कोलाइड। सॉल्यूशन मत पढ़ना है इसको, सॉलिड सोल कोलाइड। लिक्विड टू सॉलिड को मिला रहे हैं तो ये कहलाता है जेल, जेल कोलाइड। लिक्विड सॉलिड जेल, LSG, ट्रिक याद रखो, LSG। ठीक है, गैस टू सॉलिड मिला रहे हैं तो ये कहलाता है सॉलिड फोम, सॉलिड फोम कोलाइड। ठीक, सेवेंथ बात करें कि अगर गैस में मिला रहे हो तो 3 कॉम्बिनेशन इसके बन गए। कौन कौन से हो सकता है कि भैया सॉलिड को गैस में मिला रहे हैं, या फिर लिक्विड को गैस में मिला रहे हैं, या फिर गैस को गैस में मिला रहे हैं। अब सॉलिड को गैस में मिला रहे हैं तो ध्यान रखना पार्टिकल साइज़ क्या है बेटा, किसको मिला रहे हो उसका साइज़ कितना, और किस में मिला रहे हो उसका साइज़ कितना है, इसी चीज़ पे आधारित है सब कुछ। तो सॉलिड को गैस में मिला रहे हैं तो कहलाता है सॉलिड एरोसोल, सॉलिड एरोसोल। और अगर लिक्विड को गैस में मिला रहे हैं तो कहलाता है एरोसोल, सिर्फ एरोसोल, या लिक्विड एरोसोल भी कह सकते हैं। गैस टू गैस की बात करें तो इट्स नॉट अ कोलाइड, इट्स नॉट अ कोलाइड, ये कोलाइड ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? एज इट्स अ होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस है भैया।
और हमने तो साफ कहा था कि कोलाइड की खास बात यह है कि वो हेट्रोजीनियस होना चाहिए। तो गैस टू गैस जो होता है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर, तो ये कोलाइड की कैटेगरी में नहीं आता। तो टोटल 8 पैरामीटर्स पे हैं। अच्छा, एक और चीज़, अगर हमारा मीडियम सॉलिड है तो इस तरह को हम क्या बोलेंगे, सॉलिड कोलाइड, इसे हम कहेंगे सॉलिड कोलाइड। और अगर हमारा मीडियम गैस है तो इसे कहेंगे हम लोग गैस कोलाइड। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स पे। एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे? देखो बेटा, सॉलिड टू लिक्विड के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि मडी वाटर, मडी वाटर हो गया, पेंट हो गया, ठीक है, आइसक्रीम हो गया, ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल्स आते हैं, याद रहेगा। ठीक है, तो सोल के अंदर और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आ सकते हैं, जैसे कि फ्रूट जूसेस हो गए, वो सारे के सारे इसी में, उसको सॉलिड को लिक्विड में मिलाया जाता है। इमल्शंस की बात करें तो इमल्शंस में कौन कौन से एग्जाम्पल्स आएंगे? मिल्क हो गया बेटा आपका, मिल्क इज एन इमल्शन, ठीक है ना। और कौन से हो सकते हैं? हेयर क्रीम हो गई आपकी, हेयर क्रीम, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक, देन फोम की अगर बात करें तो फोम के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? तो फोम के अंदर आ जाता है आपका सोप लेदर, सोप का जो झाग होता है, सोप लेदर, सोप लेदर आ जाते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं फ्रोथ, फ्रोथ किसी चीज़ का भी होता है, फ्रोथ का मतलब भी झाग ही होता है, सोप लेदर का मतलब भी झाग ही होता है, लेकिन सोप से बना हुआ होता है, तो सारी चीज़ें आती हैं। सॉलिड कोलाइड्स की अगर बात करें तो कौन कौन से आ जाते हैं सॉलिड कोलाइड्स के अंदर? सॉलिड कोलाइड्स के अंदर आपके आ जाते हैं सॉलिड सोल के अंदर बेसिकली, जैसे कि रबर्स हो गए, रबर्स हो गए आपके। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं प्यूमिक स्टोन। प्यूमिक स्टोन वो स्टोन होता है जो डर्ट को निकालने के काम आता है। जब आप नहाते हो, नहाते वक्त जो पत्थर यूज़ करते हैं, जो डर्ट वगैरह को हाथों से रिमूव करने के लिए, उसको बोलते हैं प्यूमिक स्टोन। ठीक है, लिक्विड टू सोल्स की अगर बात करें, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जेल्स पे पूछे जाते हैं, तो जेल्स का थोड़ा एग्जाम्पल याद रखना है। जेल्स में आ जाते हैं जेलीज, ठीक है, उसके बाद जेलेटिन, बटर, हनी, ठीक है, ये सारे के सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं। गॉट इट? देन गैस टू सॉलिड, सॉलिड फॉर्म के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? गैस टू सॉलिड, तो उसको बोलेंगे सॉलिड फोम। सॉलिड फोम के अंदर आ जाता है आपके सॉलिड फोम, फोम बेटा यहाँ प्यूमिक स्टोन आता है सॉलिड फोम में, सॉरी, प्यूमिक स्टोन इज अ सॉलिड फोम। ठीक है, उसके बाद फोम रबर, फोम रबर, ये इसके एग्जांपल्स हैं। सॉलिड सोल्स के एग्जांपल्स और देखते हैं हम लोग। सॉलिड सोल्स के तो आपको मिलते हैं इसमें जेमस्टोन्स, जेमस्टोन्स मतलब ये जो पहनते हैं हम लोग हाथों में, फिंगर्स में जो जेमस्टोन्स पहने जाते हैं, वो सारे के सारे क्या हैं? इसी के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, और इसके बाद में आ सकते हैं आपके जेमस्टोन्स के अलावा ग्लासेस, कलर्ड ग्लासेस, कलर्ड ग्लासेस, ठीक है, चीज़ जेल्स का एग्जांपल्स है। नाउ अब ज़रा यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या एग्जांपल्स बन सकते हैं आपके एरोसोल्स के। सॉलिड एरोसोल्स की अगर बात करें तो इसमें आ जाते हैं स्मोक, डस्ट, स्टॉर्म, ये। और अगर एरोसोल्स की बात करते हैं तो इसमें आ जाता है क्लाउड्स, फॉग, मिस्ट। ठीक है, अब बेटा देखो एग्जाम में क्वेश्चन आया है, कैसे आता है? क्वेश्चन आता है कि बटर क्या है, व्हाट इज बटर? तो हम क्या बोलेंगे? व्हाट इज बटर? बटर को बोलेंगे व्हेन बटर इज अ जेल कोलाइड्स इन विच dispersion phase is liquid and dispersion medium is solid. Butter is a liquid gel collide in which dispersion phase is liquid and dispersion medium is solid, is called as butter. तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाए ना, स्मोक क्या है या फिर क्लाउड्स क्या है, तो आपको बेटा ये बताना है। जैसे क्लाउड्स को डिफाइन करते हैं तो क्लाउड्स इज एरोसोल कोलाइड इन विच dispersion phase is liquid while the dispersion medium is gas. तो आपको डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्शन फेज के डिफरेंशिएट पे बात करना है और एग्जांपल्स को याद रखना है। एग्जांपल्स पे ही मैक्सिमम क्वेश्चंस बनने वाले हैं। हमारे कोर्स में बेसिकली ये 3 आते हैं डिटेल में। लिक्विड कोलाइड्स पे ज़्यादा स्टडी की जाती है, लेकिन आपको यहाँ तक अच्छे से इसको लर्न करना है। ठीक, अब एक और बात,
ये चार्ट अच्छे से लर्न करना है आपको। गैस टू गैस इज़ नॉट अ कोलाइड। अब बेटा एक चीज़ और याद रखिए आप, वो क्या है, वो ये कि अगर मीडियम आपका चेंज हो जाए, जैसे यहाँ पे मीडियम तो हम क्या मान के चल रहे हैं हर वक्त कि आपका लिक्विड, अगर मैं फॉर लिक्विड कोलाइड्स की बात करूँ तो मीडियम मैंने वाटर मान के चला यहाँ, लेकिन अगर मीडियम कुछ और हो गया तो उसको अलग नाम का दिया जाता है, फॉर लिक्विड कोलाइड। फॉर लिक्विड कोलाइड्स इफ डिस्पर्शन मीडियम इज वाटर, अगर वाटर हो जाए तो ठीक है, तो उसे बोला जाता है हाइड्रोसोल। अगर अल्कोहल हो जाए तो उसे बोलते हैं एल्कोहोसोल। अगर बेंजीन हो जाए तो उसे बोलते हैं बेंजोसोल। और अगर लिक्विड एयर हो जाए तो एरोसोल। अब यहाँ कंफ्यूज मत होना भैया कि एरोसोल तो लिक्विड टू गैस का कॉम्बिनेशन भी, मैंने कहा कि डिस्पर्शन मीडियम क्या है, अगर डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड एयर हो जाए तो उसको एरोसोल भी कहा जाता है। तो मीडियम के आधार पे हम इस तरह से डिवाइड करते हैं। ये सिंपल एयर हो जाए तो उसको एरोसोल कहते हैं। बात समझ में आई? और हमने देखा था कि जो एयर था अगर मीडियम एयर हो गया तो उसको एरोसोल ही कहा गया। बात समझ में आ गई? तो यहाँ तक था आपका क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से वीडियो समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टी, जो लास्ट लेक्चर वो कल बनाएंगे और उसके बाद इसको फिनिश करेंगे। थैंक यू।